Hello friends and welcome back to my channel Bright Tutorials, and do not forget to click the subscribe button below and do click the bell icon so you get notified whenever I put a new video. अच्छा, तो आज का हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 के सुपर एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फॉर श्योर है आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें आपके जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज है उसको नहीं कवर कर रही हूँ कोई भी क्वेश्चन में, जस्ट बिकॉज वो है इम्पॉर्टेंट और वो आपको करनी ही करनी है। इफ़ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग दैट क्वेश्चंस और आंसर्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रॉप? व्हेन द प्लांट ऑफ सेम टाइप इज कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट। अच्छा, क्रॉप को क्या कहते हैं कि जब एक चीज़ जो है, एक टाइप ऑफ प्लांट को हम एक जगह पर इतने लार्ज स्केल पे उगाते हैं तो हम उस चीज़ को हम क्रॉप का नाम देते हैं। जैसे कि यू नो वेरी वेल कि जो फार्मर्स हैं अपने फील्ड में क्रॉप को बहुत बड़े लार्ज स्केल पे उगाते हैं तो उनको हम क्रॉप्स का नाम देते हैं। अब जो क्रॉप्स है आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। जो क्रॉप्स को अगर हम क्लासिफाई करना चाहते हैं ना तो उनको क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग सीजन्स होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है खैरिफ एंड राबी, यू नो वेरी वेल, राइट। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। आई होप यू लर्न इट प्रॉपरली। आपको ये 1 मार्क्स में देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट, यस। अच्छा, अब खैरिफ और राबी का जो एनसीईआरटी में आपके पीछे दिया हुआ है, इट्स जस्ट एग्जाम्पल पूछे। अब आपको आ सकता है डिफाइन द टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न और राइट द डिफरेंस बिटवीन खैरिफ एंड राबी क्रॉप। Okay, now let's start with kharif. The crop which are sown in rainy season are called kharif crop. ठीक है। Next, the crops which are sown in the winter season are called rabi crops. अच्छा, अब रेनी सीजन इंडिया में कैसे आता है? जून से लेके सितंबर में हमें रेनी सीजन देखने को मिलता है। Then the winter season in India is from October to March. And example are paddy and cotton and their example is pea and wheat. अच्छा, अब आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे वो आपको पूछ सकते हैं कि राबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल देंगे आपको कुछ। अच्छा, इसके अलावा भी जो एनसीईआरटी में पी, वीट या पैडी कॉटन के अलावा भी आपको ज़रूर याद करनी है। आपको कोई भी एक क्रॉप दे के पूछा जा सकता है, जैसे राबी क्रॉप का दे दिया कि वाई वीट कैन नॉट बी सोन इन रेनी सीजन और खैरिफ एज खैरिफ क्रॉप, because wheat does not require too much water and the temperature is not fixed for this. It would be not beneficial and definitely the crop will get destroyed. ठीक है, ये आंसर होगा उस चीज़ का। आपको इसमें खैरिफ का भी पूछा जा सकता है कि पैडी जो है वो राबी में क्यों नहीं ग्रो हो सकती। वाई? बिकॉज पैडी रिक्वायर्स टू मच ऑफ वाटर और जो उसकी टेम्परेचर कंडीशंस है वो सूटेबल नहीं है राबी के लिए। उसकी ग्रोथ के लिए वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन जाएगी। ठीक है, वेरी सिंपल। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक और क्वेश्चन कर लिया। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो। नाउ, what do you mean by agriculture practices? Cultivation of crop involves many activities which are undertaken by farmers. These activities are known as agriculture practices. अच्छा, अब जो फार्मर्स होते हैं ना वो अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेशन करने के लिए, अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, तो उन स्टेप्स को नाम दिया जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब ये एक 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है आपको, एंड ओवर हियर दिस क्वेश्चन कैन बी इन 3 मार्क्स, राइट। डोंट फॉरगेट टू राइट द एग्जाम्पल फॉर एनीथिंग। यू नो वाई? जब हम एग्जाम्पल डालते हैं ना तो एक तो इम्पैक्ट पड़ता है अच्छा, और दूसरा एग्जामिनर जो होता है वो खुश होता है आपकी शीट को देख के कि बच्चे को बहुत अच्छी तरह आता है। अब है नेम द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये आपको सारी की सारी याद करनी पड़ेंगी बिकॉज सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल।
अच्छा, सबसे पहले सॉइल को फर्टाइल बनाया जाता है, सॉइल को अच्छे से किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो उगाई जा सके, उस जगह पर क्रॉप को उगाया जा सके। फिर सोइंग का स्टेप होता है जिसमें जो सीड्स हैं वो सो किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसके अंदर मेन्योर और फर्टिलाइजर्स को डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सॉइल है, वो जो उसके अंदर हमने क्रॉप्स डाली है या सीड्स डाले हैं, वो अच्छी तरह से उग के हमें एक अच्छा प्लांट मिल सके। इरिगेशन जो है, इरिगेशन मीन्स कि हमको उसको वाटर सप्लाई जब हम करते हैं ना, जो क्रॉप्स को वाटर को सप्लाई करना, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। नाउ, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यस, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स जो कि compete करते हैं मेन प्लांट के साथ, किसके लिए? फूड के लिए, जो कि एक बहुत उस प्लांट, मेन प्लांट के लिए बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर बन जाएगा कि वो उग नहीं पाएगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि जो वीड्स हैं उसके फूड के लिए compete करते हैं उसके साथ, तो जो प्लांट्स का फूड है इस तरह आधा हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वीड्स को हम उससे प्रोटेक्ट करें, ताकि, और जब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द मेन प्लांट, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वीडिंग। ये डेफिनेशन आ सकती है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स और अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम द मेन प्लांट इज नोन एज वीडिंग। अब हार्वेस्टिंग करना, अब जब फसल उग गई है तो हमें उसे काटना भी तो है ना, ठीक है, उसको काटना। देन स्टोरेज, नाउ यू हैव, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो फार्मर्स के जो स्टोरेज जहाँ पे उन्होंने ग्रेन्स की थी वहाँ पे पेस्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया। क्यों? हार्वेस्टिंग करने के बाद फार्मर्स बड़े बड़े कमरों में अपने ग्रेन्स को स्टोर करना शुरू कर देते हैं ताकि वो स्टोरेज कर सके और उसको आगे बेच सके, राइट। अब नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत चांस है कि आपको आए, 5th and 6th क्वेश्चन स्पेशली। Why does loosening of soil allows the root to breathe easily? Loosen soil helps the growth of earthworms and microbes. जब हमारा सॉइल जो है ना लूज हो जाता है ना, तो उससे अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो है वो इजीली ग्रो करते हैं उस सॉइल में। दे आर फार्मर फ्रेंड्स। अब अर्थवर्म और माइक्रोब्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फार्मर्स के फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। वो सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं जिससे हमारा सॉइल बहुत ही अच्छा फर्टिलिटी मैनर में आ जाता है और बहुत अच्छी क्रॉपिंग, उसके ऊपर हार्वेस्टिंग भी हो जाती है। वाई सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन। अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा वाई डज लूजनिंग सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली। अब वो पूछते हैं कि बताओ कि हमें टर्न और लूजन करने की ज़रूरत ही क्या है। कहते हैं इन दिस वे द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक। जो डेड ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, हम हिलाते हैं सॉइल को, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये इस वे में आ सकता है, वाई टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन। ठीक है, एक तो मैंने बोला कि न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं, किसमें? सॉइल में। जिस न्यूट्रिएंट को जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, वेरी क्लियर। जैसे अब मैं आपको कहती हूँ, कहते हैं ना एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में बहुत जान आ जाती है, या कि हमारी बॉडी फिर से ग्रो कर, जैसे अब मैं कहती हूँ कोई बहुत बीमार है, उसको डॉक्टर सजेशन देता है यू शुड ट्राई एक्सरसाइज एट होम, अ लिटिल बिट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि उसकी शरीर की मूवमेंट फिर से स्टार्ट हो जाती है। लाइक अ पैरालाइज्ड पर्सन इज ऑलवेज आस्क्ड फॉर अ फिजियोथेरेपिस्ट। क्यों? क्योंकि उसकी मूवमेंट्स दोबारा से चल सके, उसकी बॉडी दोबारा से चल सके। उसी वे टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है व्हाट इज टिलिंग और प्लोइंग। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ये आएगा, मुझसे लिखवा के ले लो, ये फाइनल में आएगा, ये फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में आएगा ज़रूर। द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग।
अब जो ये लूजनिंग और टर्निंग का प्रोसेस था ना, हम उसको टिलिंग का नाम देते हैं. नाउ व्हाट आर क्रम्प्स? द प्लोड फील्ड हैव बिग क्रम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स. हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स. ठीक है. अब जैसे हम कई बार देखते हैं मिट्टी के बहुत बड़े बड़े गोले बन जाते हैं जहाँ पे मिट्टी प्रेजेंट होती है. क्यों? क्योंकि जब हम उस जगह को प्लो करते हैं जहाँ पे हम वहाँ पे फार्मिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे बड़े बड़े गोले बन जाते हैं जिसको हम बिग क्लम्प्स कहते हैं ऑफ सॉइल, और इसको हम कहते हैं क्रम्प्स. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट आर द यूजेस ऑफ सीड ड्रिल? दे आर यूज्ड फॉर सोइंग. वो बीज बोने के काम आती है. इट हेल्प्स द सोइंग इन सोइंग द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ. इससे क्या होता है, जो हमारे सीड्स है वो एक तो यूनिफॉर्मली अंदर अच्छी तरह से जाते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे के बीच में मिंगल अप नहीं होते, और अच्छी डेप्थ में जाते हैं. देन नेक्स्ट, दिस प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन अप बाय बर्ड्स. इससे क्या होता है, बर्ड्स सीड्स को नहीं खा पाते. अब जैसे ऊपर ऊपर सीड्स होंगे तो बर्ड्स के लिए बहुत ईजी है उन्हें खाना. नेक्स्ट, इट सेव्स टाइम एंड लेबर. सीड ड्रिल को यूज़ करने से हमारा टाइम और लेबर दोनों बचता है. अब सोचो, एक जो है ह्यूमन बीइंग है वो लगा रहा है सीड्स एक करके, और उसमें लेबर भी कितना ज़्यादा चाहिए होगा, हमें कितना ज़्यादा वर्कर चाहिए होगा. पर अगर हम एक सीड ड्रिल से करें वही काम एक ही बंदा बहुत जल्दी कर सकता है. नेक्स्ट, व्हाट इज मैन्योरिंग? कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट. जब हम कॉन्टिन्यू कल्टिवेशन करते हैं ना क्रॉप की, तो जो हमारा सॉइल है ना वो पुअर हो जाता है इन न्यूट्रिएंट्स. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू मेक इट रिच अगेन इन न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो सॉइल जो है दोबारा से उसमें न्यूट्रिएंट्स आ सके. ठीक है, इसलिए मैन्योरिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा. अब ये हुए कुछ 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब इसके जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है या पार्ट 2 आप कह लो, अगर उसको किसी को उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बुलेटिन पॉइंट्स आगे इस चैप्टर के पूरे चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बिलो बताओ जल्दी से, ताकि मैं पार्ट 2 इस वीडियो का जल्दी से डाल लूँ.